अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीब और रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात होगी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। फिर सेकंड, ट्रेंड्स इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी से कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, ठीक। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी को कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जी इस डेफिनेशन को, या डेफिनेशन से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ठीक। अब स्टूडेंट्स मेटल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं ये स्टूडेंट्स ले रहा हूँ एक लोहे का पीस जिसे हम कहेंगे आयरन पीस, ठीक। ये लोहे का एक पीस है, इसे स्टूडेंट्स हम कहेंगे आयरन पीस। हम एल्युमिनियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, लाजमी बात है, अगर ये आयरन का पीस है तो इसके अंदर सारे के सारे एटम्स भी किसके होंगे जी, आयरन ही के होंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स कुछ इस एटम्स को मैं आयरन की फॉर्म में शो करता हूँ और कुछ एटम्स को मैं इनके एटॉमिक यानी जो स्ट्रक्चर होता है उनका उस फॉर्म में शो करता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट्स ये आयरन के एटम्स हैं, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स ये आयरन के बहुत सारे एटम्स, यानी बहुत सारे से मुराद है ये तो अरबों खरबों के हिसाब से एटम्स होंगे इस पीस के अंदर। अब स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी हम इसको किसको कहते हैं, इसको आपने समझना है पहले, ठीक। अब बाइंडिंग एनर्जी को स्टूडेंट्स समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा और वो है मेटेलिक बॉन्ड। वो क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, तो स्टूडेंट्स देखिए जी, किसी भी जब हम मेटल की पीस की बात करते हैं तो उस मेटल के पीस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उस मेटल के, जितने भी एटम्स होते हैं उस मेटल के, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उनके न्यूक्लियाई के गिर्द क्या मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, असल में एटम के मेटल के अंदर एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे की तरफ खिंच कर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली पूरे पीस के अंदर मेटल के फ्रीली घूम रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन जो है, जिसे मैं ज़रा बोल्ड कर रहा हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास पहुंचेगा तो इसके साथ एक कशिश बना देगा, ठीक। ये इसके साथ एक कशिश बना देगा और यही इलेक्ट्रॉन जब सफ़र करते हुए इस जगह में पहुंचेगा तो इस एटम के साथ कशिश बना देगा। जब इस जगह में पहुंचेगा तो इस एटम के साथ या साथ वाले के साथ कशिश बना देगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ कशिश बनाते हुए इधर उधर फिर रहे हैं, ऐसी कशिश को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ऐसी कशिश को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी, मेटेलिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स इस मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, इसे हम कहते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो चलिए जी अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वो मिकदार है एनर्जी की, दैट वुड बी रिक्वायर्ड जो ज़रूरत होती है, टू डिसअसेंबल द एटम के तोड़ा जा सके एटम्स को, इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, आज़ाद इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेंगे
तो लाजमी बात है वो अपने न्यूक्लियाई से भी तो अलग हो जाएगा, इस दोनों के दरमियान ताल्लुक टूट जाएगा। तो इस ताल्लुक को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम लगाएंगे, यानी एटम को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी लगाएंगे, उसी को तो हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, इसे हम इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद अगर समझाना चाहूँ, देखिए जी, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये विनोडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और लास्ट में जिंक। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके हम बाइंडिंग एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं आपको सिर्फ एक का बता देता हूँ, बाकी को हम ज़रा मुख्तसर करेंगे। जैसे स्कैंडियम का कन्फिगरेशन करें, ये 21 स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद है। तो इसकी कन्फिगरेशन करने पर यह आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यह आता है जी 4s2 और उसके बाद 3d1। अब स्टूडेंट्स ये जो कन्फिगरेशन है स्कैंडियम का, इसमें से सिर्फ ये जो लास्ट कन्फिगरेशन है इसे हम यूज़ करेंगे तमाम एलिमेंट्स का, बाकी ये जो कन्फिगरेशन है मैं किसी का भी स्टूडेंट्स नहीं लिखूँगा। तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि हम किस तरह कन्फिगरेशन लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स में स्टूडेंट्स डी को पहले लिखा जाता है, सही। फ़र्ज़ करें मैं इसका 3d लिख रहा हूँ और आप जानते हैं कि 3d के अंदर कुल यानी डी सब शेल में कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सही। मैंने स्टूडेंट्स इसको लिखा है 3d और उसके बाद मैंने इसका लिखा है जी 4s और 4s में इसके कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 2 हैं और d में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है स्टूडेंट्स स्कैंडियम। क्या है स्टूडेंट्स? ये है स्कैंडियम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करता हूँ इस टाइटेनियम के लिए, ठीक। तो टाइटेनियम के लिए स्टूडेंट्स जब मैं इसी स्ट्रक्चर को ड्रा करूँगा तो ये आता है जी 3d2 यानी d में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको विनाडियम के लिए एक बनाता हूँ स्टूडेंट्स। तो विनाडियम के लिए जो ये है जनाब 3d, उसमें आ गए हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद है जी 4s, इसमें आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब स्टूडेंट्स क्रोमियम के लिए अगर मैं इसी को बनाऊं तो ये बनता है जनाब 3d जिसमें होंगे अब जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब होंगे अब स्टूडेंट्स इसमें होंगे 1 2 3 4 और 4s के अंदर इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर मैंगनीज़ के लिए मैं बनाऊं स्टूडेंट्स पहले 3d को, तो मैंगनीज़ के लिए 3d जो है बनेगा इस तरह से 1 2 3 4 5 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे आगे स्टूडेंट्स मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको मैंने एक बात समझानी थी, ठीक। या चल स्टूडेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि आगे हमने काम करना है। ये डायग्राम स्टूडेंट्स मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अब काम करना है। तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना था तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। अब कोबाल्ट के लिए स्टूडेंट्स बनाते हैं जी, इसके लिए आता है जी 3d जिसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसका जो है 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह स्टूडेंट्स निकल के लिए अगर मैं बनाऊं इसको तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं बनाऊं तो इसके d में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन और इसके 4s में आएंगे जनाब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें मेरा ख्याल है मुझसे आयरन रह गया है, सॉरी, ठीक है, आयरन मुझसे रह गया। इसके 3d के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और इसके 4s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको मैं दोबारा से कोबाल्ट को बना लेता हूँ, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम बना दिए थे।
तो इसके स्टूडेंट्स मैं 3D को दोबारा ड्रा कर देता हूँ जी। ठीक, तो इसमें आएंगे जी, इसमें आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे डी में, तो इसमें 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और स्टूडेंट्स इसमें आने थे फिर 8, इसमें आने हैं जी 9, और लास्ट जो जिंक बनेगा स्टूडेंट्स 3D। ठीक, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके डी में 10 आएंगे और एस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने सारा बनाया है इसमें आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, और क्रोमियम के अंदर जो है फ़िलहाल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो अनपेयर्ड है वो 5 है। आयरन के अंदर स्टूडेंट्स दोबारा आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में ना हो। कोबाल्ट के अंदर आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए, और निकल में आप देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह गए, और कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, और जिंक में कोई भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स इस बात को आप नोट करें कि बाइंडिंग एनर्जी जो थी, यानी वो एनर्जी जो हमें मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, तो वो एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में मौजूद होंगे उसके बॉन्ड को तोड़ना इतना ही मुश्किल होगा। क्लियर? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी। इसमें 2 है तो इसकी ज़्यादा होगी, 3 वाले की और ज़्यादा, 4 की और ज़्यादा, 5 की और ज़्यादा, 6 की और 5 के बाद फिर कम हो रहा है स्टूडेंट्स, अब फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर 0। अब एक बात स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। अब मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स जो क्रोमियम है, ठीक, ये क्रोमियम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आता है। क्या मतलब है एक्सेप्शनल केस का? मतलब स्टूडेंट्स मैं अभी आपको ये समझाने लगा हूँ। देखिए जी स्टूडेंट्स, क्रोमियम में इस वक्त हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि क्रोमियम के एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आता है, क्योंकि डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये क्रोमियम स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है कि अपने एस में से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है और यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब स्टूडेंट्स, चूँकि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन पर ये स्टेबल हो जाएगा, और स्टूडेंट्स जो स्टेबल होता है तो उसकी बाइंडिंग भी कमज़ोर होती है, यानी वो स्टेबल रहता है, बाइंडिंग की कोशिश नहीं करता, तो इसकी बाइंडिंग कमज़ोर रहती है। तो ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है, अगरचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा होने के साथ साथ ये स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, होना तो ये चाहिए था कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती, लेकिन इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है ये दूसरों के साथ जुड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा, ज़्यादा ताकत दूसरों के साथ ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं बनाएगा, तो इसको तोड़ना भी आसान होगा, इसकी कशिश वीक होगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आगे चलते चलते जब हम कॉपर पर पहुंचते हैं तो कॉपर के साथ भी बिल्कुल यही इशू आता है। देखिए जी, कॉपर की जो है बाइंडिंग एनर्जी बज़ाहिर 1 होनी चाहिए, ठीक, बज़ाहिर इसकी बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए 1, लेकिन ये भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस एस में से ले लेता है, ठीक। तो एस में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक जंप करके इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 हो जाती है, यानी ये बड़ा ही कमज़ोर होता है, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसे हम पढ़ते हैं, ठीक, इससे आगे जी इसको पढ़ते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मौजूद होती है इन बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक वालों के और पी ब्लॉक वालों के बीच में। इट शोज दैट दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम है। स्टूडेंट्स, सोडियम क्या करता है जी, इसको बड़ा शौक होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और ख़ुद सोडियम +1 बन जाए।
तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे और प्लस चार्ज हासिल करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इट शोज दैट दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक। तो पी के मुकाबले में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स आप जानते हो कि पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड में होता है, ठीक है। ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एस है। यानी पी ब्लॉक वालों के मुकाबले में ये डी वाले ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, यानी डी वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं बनिस्बत पी वालों के, एंड लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन एस ब्लॉक, और ये कम इलेक्ट्रॉन देते हैं बमुकाबले एस के, यानी इनसे एस वालों से ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं लेकिन पी वालों से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स का ट्रेंड पढ़ते हैं। ट्रेंड इन बाइंडिंग एनर्जी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। ट्रेंड बाइंडिंग एनर्जी का हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर दैट आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग, जो मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं, हायर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरे डिटेल में इसको समझाया था कि जी इस पूरे सीरीज़ के अंदर, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है इनके किस चीज़ पर जी। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है, इसके अंदर इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1, इसकी 2, इसकी 3 है। इसकी होनी तो 4 चाहिए लेकिन ये एस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 5 कर देता है, इसमें वैसे भी 5 है। फिर इसके बाद वापस कम होती है 4, 3, 2। इसकी होनी चाहिए तो 1, लेकिन ये भी एस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने डी को कंप्लीट करते हैं, तो इसकी भी 0 है, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। अब स्टूडेंट्स बाज़ार यूँ लगता है कि इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके डी में भी 5, और इनका डी जब स्टेबल हो जाता है तो वो बॉन्डिंग नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी वीक, बाइंडिंग एनर्जी वीक होती है। तो मोस्ट यानी जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रखने वाला एलिमेंट है, ये बात याद रखना, वो वेनाडियम होगा। तो ट्रेंड बाइंडिंग एनर्जी का हम समझते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द मेटेलिक बॉन्डिंग, हायर विल बी बाइंडिंग एनर्जी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन गिवन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट डी ब्लॉक की सीरीज में, यानी यूं जब जाते हैं, ठीक हो गया, तो जब जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज अप टू ग्रुप 5, बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ेगा ग्रुप 5 तक, ठीक है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स होता नहीं है कि ग्रुप 5 तक बढ़ जाए, ठीक है, ये यहाँ 3 तक बढ़ता है, वेनाडियम तक बढ़ता है, ठीक, सही स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स और टू 6 ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, एंड देन डिक्रीज, और फिर कम होती है अक्रॉस ए पीरियड में, फिर आगे कम होती है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।